गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो टॉपिक हम आपका स्टडी करेंगे मेरा में उसका क्या नाम है आपका, दैट इज एमएससी क्लास वन एंड एमएससी क्लास टू। ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा पहले हमने डिस्कस किया है। जैसे एमएससी क्लास वन के बारे में क्या बताया था, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। और एमएससी क्लास टू जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और कौन कौन से थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। सो थोड़ा सा समझते हैं एक्चुअली एमएचसी होता क्या है। ठीक है, एमएचसी की फुल फॉर्म क्या, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और और बेसिकली देखते हैं कि एक्चुअली एमएचसी होता क्या आपका। ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बताया, एवरी मेमेलियन स्पीशीज पोजेस से टाइटली लिंक क्लस्टर ऑफ जीन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, एमएचसी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, एमएचसी, whose products play roles in intercellular recognition and indiscrimination between self and non self। ठीक है, कि मतलब ये इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, इंटरसेलुलर मतलब सेल के, या मतलब दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर रिकग्निशन एंड इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, क्योंकि मेन तो वही बात है ना कि सेल्फ जो है, जो बॉडी के खुद के प्रोटीन्स हैं या खुद के जो बेसिकली सेल्स हैं, उनको हमें किल नहीं करना है। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम उनको उनको नहीं किल करेगा। बेसिकली हाँ, अगर कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से अगर इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्फ एंटीजन्स को रिकग्नाइज कर रहा है, तो दैट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो हमने पहले पढ़ लिया था। एमएचसी दोनों टाइप की इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, चाहे वो हिमोरल है, हिमोरल विच इज बी सेल बेस्ड, एंड सेल मेडिएटेड में हम किसकी बात करते हैं, आपके टी सेल की। ठीक है, मेन हमारा फोकस थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा। और और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो एमएचसी हैं वो किस चीज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस चीज को वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हमने देखना है। So work carried out in 1940s and 1950s by Gorer and George Snell. They established that antigen encoded by the genes in the group designated to took part in the rejection of transplanted tumors and other tissue। ठीक है, जैसा वही होता है ना, अगर आप किसी कोई स्पेसिफिक जैसे ट्यूमर, ठीक है, या कोई भी स्पेसिफिकली अगर आप बात करो, जैसे आप ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ट्रांसप्लांटेशन की मेन यहाँ पर बात होगी, जैसे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है ना, तो सबसे पहले एमएचसी मैच करना होता है। ठीक है, कि मतलब ये होता है कि इतने परसेंट तक अगर एमएचसी मैच कर रहा है, तो उस केस में आप ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन है वो दूसरे में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। क्योंकि एमएचसी प्रोफाइल जो है ना वो सभी का डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे हम सब बैठे हुए हैं, हम सबका एमएचसी वाली जो जीन्स हैं, ठीक है, मे बी चलो वो प्रेजेंट सेम क्रोमोसोम के ऊपर हैं, बट उन जीन्स के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, हम सब के एमएचसी डिफरेंट है, तो इसलिए कोई भी एक दूसरे को ऐसा अपना ऑर्गन ऑर्गन जो है वो डोनेट नहीं कर सकता, या कोई भी बेसिकली आप जैसे, अब कई बार जैसे हम ग्राफ्टिंग की भी बात करते हैं, ग्राफ्टिंग में होता है कि जैसे स्किन ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, तो वो सब कुछ पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, कि टिश्यू, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि इम्यून सिस्टम के लिए तो वो फॉरेन है ना, जैसे आप ब्लड ग्रुप ही देखते हो, अब ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप दे दिया, तो इम्यून सिस्टम उन आरबीसी को मार देगा, तो वो तो ब्लड देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे ही जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या जो ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी होती है, सबसे पहले आपको एमएससी मैच करना है। ठीक है, सो मेनली वही होता है कि जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा मैच करता है, और बाकी से जो मैच करने की चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं आपके। ठीक है, सो स्नेल कॉल्ड दिस जीन्स हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स। ठीक है, उसने इन जीन्स को क्या बोला, कि एक स्पेसिफिक जीन्स हैं ग्रुप, जिसको उसने ऐसे टू ग्रुप बोल दिया, वो रिजेक्शन में रोल था उसका। उसने जैसे कोई ट्यूमर ट्रांसप्लांट करा या दूसरे टिश्यू का ट्रांसप्लांट करा, तो उसने उसको क्या बोला, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स, और जिसको आज हम क्या बोलते हैं, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी H2 जीन्स। ठीक है, स्नेल को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1980 के 1980 के अंदर। ठीक है, जैसे भी ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एमएचसी से रिलेटेड वर्क है वो किसने किया था, तो दैट वाज गोरर एंड जॉर्ज स्नेल, एंड 1980 का नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस वर्क। ठीक है, सो अब ये एक एक ये बेसिक सा क्वेश्चन आता है
कि जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ जीन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जीन है, अभी हम पढ़ेंगे कि कितने जीन्स हो सकते हैं एक ह्यूमन के अंदर। इट इज ए कलेक्शन ऑफ जीन्स एडेड विद इन ए लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम 6 इन ह्यूमंस एंड क्रोमोसोम 17 इन माइस। ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना एमएचसी है, हम क्या बोल रहे हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ जीन्स। ठीक है, तो बहुत सारी जीन्स हैं जो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में प्रेजेंट है हमारे अंदर। ये क्रोमोसोम 6 के ऊपर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि एमएचसी वाली जीन्स ह्यूमंस में कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होती है, तो मेरा आंसर होगा 6। लेकिन अगर माइस पूछ रहा है तो माइस की में ये जीन्स होती है क्रोमोसोम आपके 17 के ऊपर। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर इसे हम बोलते हैं एचएलए कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कॉम्प्लेक्स, एचएलए कॉम्प्लेक्स। और माइस के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, H2 कॉम्प्लेक्स, जो पहले हमने देखा ना, क्योंकि उन्होंने पहले तो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, माइस के ऊपर। तो ह्यूमंस में एमएससी वाली जो जीन्स है उसका कॉम्प्लेक्स को हम एचएलए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और माइस के अंदर हम उसे H2 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो ये तो अब मतलब फैक्ट बेस्ड है कि हमारे अंदर एमएचसी, जो हम एमएचसी क्लासेस की बात करते आ रहे हैं, कि उसको बनाने वाली जीन्स जो है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आपका कि ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आपका एक तो क्रोमोसोम 6 और क्रोमोसोम 17 आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर हमें क्या बता रहा है कि जो एमएससी क्लास 1 है, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के लिए एनकोड करता है, विच इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन ऑफ क्लास 1 जीन प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द पेप्टाइड एंटीजन टू टीसी सेल्स। ठीक है, ये हमने तब भी डिस्कस किया था कि जो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं टी हेल्पर सेल और होते हैं टीसी सेल। तो टीसी सेल मैंने आपको क्या बताया था, दे आर एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। ये एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि बी सेल में तो एंटीबॉडीज होती है। मैंने आपको बताया था कि बी सेल तो मतलब बी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी है, वो डायरेक्टली एंटीजन को रेकग्नाइज करती है, बट टी सेल एज सच एंटीजन को रेकग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और जैसे टीसी सेल हमने पढ़ा था वो एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब एमएससी जो, जैसे आपका एक न्यूक्लिएटेड सेल है, उसके सरफेस पे एमएससी क्लास 1 है, उसने एंटीजन को प्रेजेंट करा, उसने एंटीजन को किसको प्रेजेंट करेगा, वो टी सेल को। टी सेल के सरफेस पे मैंने आपको क्या बताया था, टी सेल रिसेप्टर होता है। ठीक है, इसी तरह से जो एमएससी क्लास 2 है या क्लास 2 एमएससी जीन है, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, विच इज एक्सप्रेस प्राइमरली ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि हमने एमबीडी की बात करी थी, मैक्रोफेजिस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी सेल्स, वेयर दे प्रेजेंट प्रोसेस्ड एंटीजेनिक पेप्टाइड टू द टी हेल्पर सेल। ठीक है, एमएससी क्लास 1 जो है वो जो इस पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, वो किसको प्रेजेंट करते हैं, आपके टीसी सेल को, या टीसी सेल उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो एमएससी क्लास 1 के साथ है। और टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं हमारे, एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड, एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड। और इसी तरह से जो क्लास 3 एमएससी जीन्स हैं, it encode in addition to other product various secreted protein that have immune function including components of the complement system and molecules involved in inflammation। ठीक है, इसमें आप बेसिकली एक याद रख सकते हो टीएनएफ अल्फा, कि एमएससी क्लास 3 जीन्स जो है वो टीएनएफ अल्फा बनाते हैं। ठीक है, मतलब 3 तो एक अलग ही हो गया, क्योंकि 3 का काम मेनली एंटीजन प्रेजेंटेशन का नहीं है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का मेन वर्क किसका है, क्लास 1 और क्लास 2 का। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने बताया था, और तब मैंने आपको बताया था कि जब हम एमएचसी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, तो जब हमने इम्यून सिस्टम के सेल्स पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया कि टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो, एक तो वो CD4 पॉजिटिव होते हैं एंड CD8 नेगेटिव, लेकिन टीसी सेल हमारे कैसे होते हैं, CD8 पॉजिटिव CD4 नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, ये हमें इसमें, चलो अभी हमें इतना जाना नहीं है, एक्चुअली ये हमें क्या दिखा रहेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है। कॉम्प्लेक्स में जैसे 1 दिखा रखा है कि 1 को में कौन कौन से रीजन होते हैं, 2 में कौन से होते हैं, 3 में कौन से होते हैं, ह्यूमंस में HLA होता है,
तो वन रीजन में कौन सी जीन्स हैं, टू में कौन सी हैं, थ्री में कौन सी। देखो ना यहाँ पे थ्री में क्या दिखा रखा है उसने, दिखा रखा है ना TNF अल्फा, TNF बीटा। ऐसे में भी ये कॉम्प्लीमेंट्री कुछ प्रोटीन्स दिखा रखे हैं, तो इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। बट सिंपली ये याद रखना है कि जो ये जो जीन्स हैं, जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका जो MHC कॉम्प्लेक्स है या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी है, इसको हम माउस में H2 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जीन्स क्रोमोसोम 17 के ऊपर है, और ह्यूमन के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, HLA कॉम्प्लेक्स, जो क्रोमोसोम 6 के ऊपर है। ठीक है। सो अब यहां पर उसने क्या टर्म लिखी है, MHC आर हाईली पॉलीमॉर्फिक। ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, तो हमारे अंदर जो MHC जीन्स है उनका सीक्वेंस डिफरेंट है। ठीक है। दैट इज मैनी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन और एलील्स एग्जिस्ट एट ईच लोकस अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है। जैसे आपके अंदर भी MHC वाली जीन्स हैं, हमारे सबके अंदर है, बट सबके अंदर वो डिफरेंट है। ठीक है ना। जैसे हम कहें कि इंसुलिन को बनाने वाली जीन है, हम सबके अंदर इंसुलिन को बनाने वाली जीन सेम है। इंसुलिन को बनाने वाली जीन थोड़ा डिफरेंट है। हम सबके अंदर जो हॉर्मोन्स बन रहे हैं, प्रोटीन नेचर के बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, वो सब तो सेम है। बट MHC वाली जो जीन्स हैं वो हम सबकी डिफरेंट है। ठीक है। बिल्कुल हाँ, जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे उसमें सेम होगा, बाकियों में आपको सेम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और ईच सेट ऑफ एलील को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोटाइप। ठीक है। जो अब ऑब्वियसली क्या होता है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ जीन्स कहां से आ रही हैं, मतलब एक तो जीन्स कहां से आएंगी, मदर से, और जीन्स कहां से आएंगी, फादर से। ठीक है। तो आपसे वो ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि हैप्लोटाइप क्या होता है। तो ईच सेट ऑफ एलील्स को हम क्या बोलते हैं, आपका हैप्लोटाइप। एंड इंडिविजुअल इनहेरिट्स वन हैप्लोटाइप फ्रॉम द मदर एंड वन हैप्लोटाइप फ्रॉम द फादर। एक हैप्लोटाइप कहां से आएगा, मदर से, और एक कहां से आएगा, फादर में, फादर से। सो अब यहां पर ना एक दो टर्म्स हैं, जैसे इनब्रेड माउस स्टेन्स आर सिंजेनिक। मतलब उनको सिंजेनिक बोलते हैं जो आइडेंटिकल हैं एट ऑल जेनेटिक लोकाई। ठीक है। जैसे ये माइस की ना दो आप ब्रीड्स बोल सकते हो या टाइप स्ट्रेन्स बोल सकते हो, अगर तो बिल्कुल सेम है सभी लोकाई पे, तो उसे हम सिंजेनिक बोलते हैं। कौन जेनिक तब बोलते हैं, इफ दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट एट ए सिंगल जेनेटिक लोकस और रीजन। मतलब एक लोकस को छोड़ के बाकी सब जगह पे आइडेंटिकल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्जेनिक माइस। ठीक है। और अगर जैसे वो कह रहे हैं ना, अगर हमें कॉन्जेनिक स्टेन्स में कुछ फिनोटिपिक डिफरेंस दिख रहा है, तो सीधा आप उसको डायरेक्टली किससे लिंक कर सकते हो, वो रीजन जो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है ना। तो जैसे ये भी कई बार डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कि उन माउस स्टेन्स को हम क्या बोलेंगे जो बिल्कुल आइडेंटिकल है एट ऑल लोकाई। मतलब लोकाई मतलब जीन्स ही होती हैं, जिसमें सारी जीन्स क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है। लेकिन वो कह रहा है अगर एक जेनेटिक लोकस को छोड़ के या एक रीजन को छोड़ के बाकी सब आइडेंटिकल है, ठीक है, जैसे आपने कह दिया, जस्ट वैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10 जीन है, अगर 10 की 10 सेम है दोनों में, तो वो सिंजेनिक है। अगर 9 सेम है, एक डिफरेंट है, तो वो कॉन्जेनिक है। ठीक है। और वो हमें फिनोटिपिक, जो हमें जैसे दोनों में डिफरेंस पता लगेगा, तो जो दोनों का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि इनमें डिफरेंस उसी रीजन की वजह से है जो दोनों में डिफरेंट है। क्योंकि आउट ऑफ 10 यू आर सेइंग 9 जीन्स आर सेम, बट वन लोकस और वन रीजन इज डिफरेंट। ठीक है। तो ये आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि सिंजेनिक माइस क्या होते हैं और कॉन्जेनिक माइस क्या होते हैं। ठीक है। अब ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। मेन हमने क्या देखना है, आपका स्ट्रक्चर, कि MSc क्लास वन का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है। ठीक है। तो अगर आप MSc क्लास वन का स्ट्रक्चर देखो, तो इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक तो अल्फा, मतलब अल्फा बेसिकली चेन होती है। अल्फा चेन के अंदर 3 पार्ट्स हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। ठीक है। और एक होता है बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है। जैसे लिखा ना, ये मेम्ब्रेन से दूर हैं डोमेन्स, अल्फा वन, अल्फा टू, और ये मेम्ब्रेन के पास हैं। एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होगा और साइटोप्लाज्मिक टेल होगी। ठीक है। और ये जो पोर्शन है, यहां पे आपका पेप्टाइड बाइंड करता है। पेप्टाइड कहां पे बाइंड करता है, जहां पर अल्फा वन और अल्फा टू के बीच में। जैसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि MSc क्लास वन के अंदर पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कौन से डोमेन्स बनाते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका, अल्फा वन एंड अल्फा टू।
ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास टू का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें एक अल्फा चेन अलग होती है, बीटा अलग होती है। अल्फा के दो पार्ट होते हैं, अल्फा वन अल्फा टू, और बीटा के दो पार्ट होते हैं, बीटा वन बीटा टू। ठीक है। लेकिन क्लास टू के अंदर जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है वो कौन बना रहा है? अल्फा वन बीटा वन। इधर अल्फा वन अल्फा टू बनाते हैं, उधर अल्फा वन बीटा वन बनाता है। और यहाँ पे जो पॉकेट है वो थोड़ी सी क्लोज्ड होती है, यहाँ पे जो पॉकेट है वो थोड़ी सी आपकी ओपन है। ठीक है, अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा क्लोज्ड है। ठीक है। यहाँ जो पॉकेट होती है वो क्लोज्ड होती है, और यहाँ जो पॉकेट है वो आपकी कैसे है? दैट इज ए बिट ओपन। तो कई बार आपसे स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास वन और क्लास टू का स्ट्रक्चर क्या है। बाकी अभी हमने पढ़ा कि क्लास वन जो है वो नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है, और क्लास टू स्पेसिफिकली कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमने कौन कौन से डिस्कस करे? मैक्रोफेजिस, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि क्लास वन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एमएससी क्लास वन के बारे में क्या बताया? इसके अंदर एक तो 45 किलो डाल्टन का अल्फा चेन होता है, विच इज एसोसिएटेड नॉन कोवलेंटली विद द 12 किलो डाल्टन बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अल्फा अलग है, अल्फा के थ्री डोमेन्स होते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, बीटा टू अलग है। क्योंकि जो बीटा टू प्रोटीन है दैट इज एनकोडेड बाय हाईली कंजर्व्ड जीन लोकेटेड ऑन ए डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, वगैरह अल्फा वाली जीन अलग क्रोमोसोम पे है, बीटा वाली अलग के ऊपर है। और एसोसिएशन ऑफ अल्फा एंड बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ क्लास वन मॉलिक्यूल ऑन सेल मेम्ब्रेन। अगर बीटा टू नहीं होगा तो एमएससी क्लास वन जो है वो सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो वो ये कह रहा है कि इसके साथ क्या लगना, मतलब अल्फा जो चेन है उसके साथ बीटा टू लगेगा। देखो क्या ना, ये तो बनना तो सेल के अंदर ही है। ठीक है, अभी जैसे देखो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअली होता क्या है कि जो एंटीजन है, ठीक है, जैसे अभी हम एक एक टॉपिक, चलो वो मैं आपको वैसे डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, बट थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। एक्चुअली एमएचसी क्लास वन जो है ना वो जनरली उन एंटीजन के साथ बाइंड करता है जो एंडोजिनस होते हैं। एंडोजिनस मतलब जो सेल के अंदर है। जैसे मान लो आपके सेल के अंदर कोई प्रोटीन खराब हो गया, या सेल के अंदर कोई वायरस चला गया, तो हमें पता है ना ये तो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो उस सेल को हमें मारना है। ठीक है, तो एंडोजिनस एंटीजन। ठीक है, अब मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि वो फिर पूरा का पूरा आपको उसके पाथवे में जाना पड़ेगा। आप ये देखो, ये आपका एंडोजिनस एंटीजन है। ठीक है, जो सेल के अंदर है। ठीक है, इसका डिग्रेडेशन होता है, ये आप मतलब ये थोड़ा आप डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो ये सब आता है, बट अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। एक्चुअली होता है क्या कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर। और एमएससी क्लास वन और ये जो पेप्टाइड का एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, 8 से 10 अमीनो एसिड का होता है। ये दोनों ईआर में बाइंड करते हैं। ठीक है ना, ये आपका एमएससी क्लास वन है और ये पेप्टाइड है। ठीक है, अब ये देख रहे हो ये पेप्टाइड क्लास वन के साथ लग गया, और फिर ये वेसिकल कहाँ पे जा रही है? ईआर से गोल्जी, और ये एमएससी क्लास वन सेल के सरफेस पे आ गया। जो हम कह रहे हैं ना कि एमएससी क्लास वन का काम क्या होता है? एंटीजन को, वो भी तो एंटीजन्स को ही प्रेजेंट कर रहा है ना एक तरह से। ठीक है, बट वो एंडोजिनस को करता है। ठीक है ना, जैसे सेल का कोई प्रोटीन खराब हो गया, या सेल के अंदर कोई एंटीजन है, या सेल के अंदर जैसे मान लो हम वही कह रहे हैं कि एक एक सेल है उसमें एक प्रोटीन सही से नहीं बना। ठीक है, और फिर वो सेल का तो कोई फायदा नहीं है ना हमें, तो उस सेल को डिग्रेड कराना है, या उस सेल को हमने एपोप्टोसिस या जो भी उसकी डेथ करानी है। तो इस तरह से एमएससी क्लास वन के साथ उसकी प्रेजेंटेशन होती है। फिर हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाता है ना ये अब नॉर्मल सेल है, तो टीसी सेल उसको आगे मार देगा। ठीक है, लेकिन जो एंटीजन बाहर से आता है उसमें क्या होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एमएससी क्लास वन और पेप्टाइड एंटीजन की बाइंडिंग कहां पर होती है? तो आपका आंसर होगा ईआर। ठीक है, दूसरा वाला जो है जैसे वो क्लास टू आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, तो अब बीच में क्या होता है? जो एक्सोजिनस एंटीजन है वो अंदर आया, उसको भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करा। ठीक है, और उसको भी, वो जो एक्सोजिनस एंटीजन है वो क्लास टू के साथ लगा और उसको भी सेल सरफेस पे एक्सपोज कर दिया। ठीक है,
मतलब एंडोजिनस वाले को तो पहले ईआर में आना पड़ता है, बट एक्सोजिनस वाला है वो तो डायरेक्टली जो आपके सेल का साइटोसोल है वहीं पर उसकी बाइंडिंग होती है। मतलब ये पूरा पाथवे होता है। तो अभी फिलहाल जो मेरा मोटिव है वो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज डिटेल में क्वेश्चन आता है तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक्चुअली क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। वो फिर वही है कि वो आपको स्टेप्स भी याद करने पड़ेंगे। अभी आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे एंटीजन को सेल के सरफेस पे प्रेजेंट किया जाता है। आपने कह दिया ना कि जो टी हेल्पर सेल है वो एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड है, तो एंटीजन और एमएससी क्लास 2 की बाइंडिंग सेल के अंदर ही हो रही है। तो पहले एंटीजन को अंदर लेके जाना पड़ेगा, उस एंटीजन को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, और उस छोटे से पेप्टाइड फ्रैगमेंट को प्रेजेंट किया जाता है बस, ठीक है। एक्सोजिनस में भी यही है, एंडोजिनस में भी यही है। बट बात क्या है कि एक्सोजिन एंडोजिनस एंटीजन और जो जो एमएससी क्लास 1 है उसकी बाइंडिंग ईआर में होती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आएगा कि एंडोजिनस एंटीजेंस जो होते हैं उनको कौन प्रेजेंट करता है, एमएससी क्लास 1, और एक्सोजिनस एंटीजेंस को कौन प्रेजेंट करता है, एमएससी क्लास 2। एंडोजिनस एंटीजन जो मतलब सेल के अंदर ही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेल का कोई प्रोटीन खराब हो गया, ठीक है, और वो प्रोटीन मे बी जैसे मान लो कोई सेल के अंदर कोई जीन है उसका प्रोडक्ट है जो ट्यूमर करा सकता है, ठीक है। तो हमें उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, कि ये सेल जो है ये ट्यूमर सेल बनने वाला है, तो उस सेल को मारना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और खास बात होती है, चलो अभी तो आपने जैसे एक टॉपिक हम पढ़ते हैं कैंसर। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो एक सेल है वो एबनॉर्मल बना, कैंसर सेल बना, तो एमएचसी ने अगर उसको दिखा दिया कि ये सेल एबनॉर्मल है, तब तो उस सेल को मार दिया जाएगा। वन ऑफ द वे कैंसर सेल अपने आप को इम्यून सिस्टम से कैसे बचाते हैं, वो एमएससी क्लास को एक्सप्रेस ही नहीं करते। अब कैंसर सेल के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है ना, तो वो एबनॉर्मल प्रोटीन को प्रेजेंट ही नहीं किया जा रहा। इम्यून सिस्टम को तब तक पता ही नहीं चलेगा जब तक उसको प्रेजेंट नहीं करोगे। इस तरह से कैंसर सेल अपने आप को हमारे इम्यून सिस्टम से बचा लेता है, ठीक है ना, बाय डिस्प्लेइंग लेस नंबर ऑफ एमएससी क्लास 1, या होगा ही नहीं। एमएससी क्लास 1 कैंसर सेल के मान लो है ही नहीं सरफेस पे, ठीक है, तो कैसे मारेगा इम्यून सिस्टम उसको। दिस इज वन ऑफ द वे कैंसर सेल अपने आप को हमारे इम्यून सिस्टम से बचा लेता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मल सेल बना है, कैंसर सेल बना है, तो मान लो उसको एमएससी क्लास 1 को उस प्रोटीन या कुछ ना कुछ उस कैंसर सेल का प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि इम्यून सिस्टम को पता लग जाए ये कैंसर सेल है। इम्यून सिस्टम उसको मार देगा। जब जो एक कैंसर सेल बना उसी को मार दिया, तो आगे थोड़ा कैंसर होगा फिर। लेकिन वो जो एक कैंसर सेल बना, या मान लो ज्यादा भी बने, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल्स को नहीं मार पाया, तब तो कैंसर होगा ही होगा। देन दैट विल लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। तो तो आपको ये थोड़ा समझना है, ठीक है। वैसे तो देखो बहुत सारे इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, अब वो तो ये है कि इतना डिटेल में अब कुछ एग्जाम्स में जाते हैं, बट चलो जैम वगैरह के अंदर इतना आपको डिटेल में वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। बट वही है, जैसे नेट का एग्जाम होता है या गेट का होता है उसमें पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बट पहले आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कि अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक इनवेरिएंट चेन है जो एमएससी क्लास 2 के साथ लगी हुई है, ठीक है। ये इनवेरिएंट चेन जब डाइजेस्ट होती है ना, तभी जाके आपका क्या होता है, तभी जाके एंटीजन इसके साथ लगता है। तो आप देख रहे हो ना, एक इनवेरिएंट चेन है जो अल्फा बीटा लिखा ना, द क्लास 2 एमएचसी अल्फा बीटा बाइंड इनवेरिएंट चेन ब्लॉकिंग बाइंडिंग ऑफ एंडोजिनस एंटीजन। जैसे ये भी यहीं प्रेजेंट है, बट यहाँ पे इनवेरिएंट चेन वहीं पे लगी हुई है जहां पे एंटीजन ने लगना है। इस वजह से एंडोजिनस एंटीजन इसके साथ लगता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये आगे की तरफ क्या, फिर इनवेरिएंट चेन डिग्रेड हो जाती है, लिविंग क्लिप फ्रेगमेंट, थोड़ा सा एक फ्रेगमेंट रह जाता है, ठीक है। फिर एक्सोजिनस एंटीजन जो होता है वो क्लिप फ्रेगमेंट को एक्सचेंज करके वहां पे जाके लग जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एमएससी क्लास 2 भी तो प्रेजेंट है ईआर के अंदर, उसके साथ एंडोजिनस एंटीजन क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक चेन होती है इनवेरिएंट चेन, वो वहीं पे जाके लगी हुई है जहां पर एंटीजन ने बाइंड करना है। तो एंटीजन तो अंदर आ ही गया, बट क्लास 1 के साथ वो इनवेरिएंट चेन नहीं होती है, इसलिए इसमें तो एंटीजन लग जाता है बट उसमें क्लास 2 के साथ नहीं लग पाएगा। क्लास 2 के साथ जब बाद में फर्दर प्रोसेसिंग पाथवे होता है तो सिर्फ जो एक्सोजिनस एंटीजन है वो आके लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो वही है ना, हम सबके एमएचसी डिफरेंट है, ठीक है। आपके जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके ऊपर एमएचसी 1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के सेल्स देंगे उसके एमएचसी डिफरेंट है, तो वो तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको फौरन ही रिकग्नाइज करेगा, क्योंकि जो हमारे खुद के एमएचसी हैं वो तो फौरन नहीं है ना, बट दूसरे किसी के तो फौरन है। इसलिए जब भी ऑर्गन, मतलब आपने किसी ने डोनेट करना है
या जो भी बेसिकली जिसको भी ऑर्गन चाहिए, आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है एमएचसी, ठीक है ना, कि एक हद तक मैच होगा, देन यू कैन से कि यू कैन गिव दिस ऑर्गन टू दिस पर्सन। और उसमें भी क्या होता है ना, उनको फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी देने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो जो पेशेंट होता है, क्योंकि पूरा मैच तो है नहीं, हमें कुछ ना कुछ ऐसे ड्रग देने पड़ते हैं ताकि इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस रहे, ठीक है ना। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ने उस ऑर्गन को फौरन रिकग्नाइज कर लिया, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उस ऑर्गन को देने का। ब्लड ग्रुप भी मैच किया जाता है, सब कुछ मैच करने के बाद ऐसे मेजर के अलावा एक माइनर भी होते हैं, ठीक है। अब जो लोग इसमें वर्क करते हैं, दे नो ना कि वो पहले सब कुछ मैच करेंगे, उसके बाद ही वो ये डिसीजन लेंगे कि ये ऑर्गन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये सब एमएचसी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है। और पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कौन बनाता है आपका? अल्फा 1, अल्फा 2, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो जो ऐसे क्लास 2 में मैंने आपको बताया कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसमें एक 33 किलो डाल्टन की अल्फा है और 28 किलो डाल्टन की बीटा है। अल्फा में अल्फा 1, अल्फा 2 है, बीटा में 33, 33 किलो डाल्टन, और इधर इधर कितना आपका 28 किलो डाल्टन, ठीक है। जो ई चेन है वो, उसमें जैसे अल्फा 1, अल्फा 2 डोमेन्स हैं, ठीक है, और बीटा 1, बीटा 2 है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो अल्फा 2, बीटा 2 है वो तो मेम्ब्रेन के पास है, ठीक है ना। अब लिखना ना मेम्ब्रेन प्रोक्सिमल। मेम्ब्रेन प्रोक्सिमल का मतलब क्या है? जो मेम्ब्रेन के पास है। मेम्ब्रेन डिस्टल जो मेम्ब्रेन से दूर है। तो ये अगर मेरी सेल की मेम्ब्रेन है, तो सेल की मेम्ब्रेन के पास तो अल्फा 2, बीटा 2 है। सेल की मेम्ब्रेन से दूर कौन से? अल्फा 1, बीटा 1 है, ठीक है। तो इसमें अल्फा 1 और बीटा 1 जो है, the membrane proximal alpha 2 beta 2 domains are like the membrane proximal alpha 3 beta 2 of the MSC class 1। क्लास 1 में तो जो मेम्ब्रेन प्रोक्सिमल है वो कौन से थे? अल्फा 3, बीटा 2। यहां पे है अल्फा 2, बीटा 2, ठीक है। तो ये जस्ट कंपैरिजन दे रहा है। और बियर सीक्वेंस सिमिलैरिटी टू द इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड स्ट्रक्चर फॉर दिस रीजन। मतलब जैसे हमने इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ा था ना, एंटीबॉडीज में भी डोमेन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कौन सी एंटीबॉडी बताई थी जिसके अंदर हिंज रीजन एब्सेंट होता है? कौन सी एंटीबॉडीज बताई थी जिसमें हिंज रीजन एब्सेंट होता है? ठीक है, हिंज रीजन एब्सेंट होता है एम और ई के अंदर, क्योंकि उनके अंदर 3 की जगह 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन्स होते हैं, ठीक है। सो तभी इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली में ही रखते हैं, ठीक है। और इसके जो मैंने बताया कि मेम्ब्रेन डिस्टल पोर्शन ऑफ क्लास 2 इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन, और वहीं पे आपका एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं ना कि एमएससी क्लास 1 में जो पेप्टाइड है या जो एंटीजन है वो कौन से के साथ बाइंड करता है? अल्फा 1, अल्फा 2 के साथ। क्लास 2 में अल्फा 1, बीटा 1, जो मैंने आपको पहले ही बताया, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, ठीक है। अब जैसे ये देखो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा है। तो अभी हमने क्या डिस्कस करा? पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन क्लास 1 में अल्फा 1, अल्फा 2 है, यहाँ पे अल्फा 1, बीटा 1 है। जो नेचर ऑफ पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है वो क्लोज्ड है। जैसे वो ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि आपने ऐसे क्लोज दिखा रखा है, ठीक है, बट इधर जो स्ट्रक्चर है वो आपका ओपन टाइप है, ठीक है ना, इधर बिल्कुल ओपन है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इधर जो पॉकेट बनी है वो क्लोज्ड है, नीचे से बंद है ना, बट ये जो पॉकेट है ये ओपन है, ठीक है। तो इसमें क्लोज बनती है, उसमें ओपन बनती है। अब क्लोज बनने की वजह से जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो बाइंड करते हैं, वो 8 से 10 बाइंड करते हैं क्लास 1 के साथ। और इसमें ओपन होने की वजह से 13 to 18, मतलब एक छोटे सा पेप्टाइड ही बाइंड करता है। 8 से 10 में भी मेनली जो होता है वो 9 वाला होता है। मतलब मैक्सिमम जो हमने एमएससी क्लास 1 के साथ जो पेप्टाइड्स को अलग किया है, तो हमने क्या देखा है कि 9 अमीनो एसिड वाले जो पेप्टाइड्स हैं वो ज्यादा लगे होते हैं क्लास 1 के साथ, ठीक है। फिर एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि पेप्टाइड को पॉकेट में फिट आना है, ठीक है, तो यहां पर मेनली एंकर रेसिड्यूज होते हैं एंड्स के ऊपर, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एंकर रेसिड्यूज होते हैं जो स्पेसिफिकली क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं बाइंडिंग में, ठीक है।
एंकर रेजिड्यूज होते हैं मेनली, जैसे आपका सेकंड पोजीशन पे है, नाइन्थ पोजीशन पे है, ठीक है। एंकर रेजिड्यू एट द बोथ एंड्स ऑफ पेप्टाइड जनरली हाइड्रोफोबिक कार्बोक्सी टर्मिनल एंकर, ये हेल्प करते हैं उसको पॉकेट में फिट आने में। क्लास 2 में कह रहा है कि एंकर रेजिड्यूज थ्रू आउट लेंथी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। और बाउंड पेप्टाइड का जो नेचर है वो बता रहा है एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर इन बोथ हैंड्स इंटरेक्ट विद एमएचसी क्लेफ्ट बट मिडल आर्क्स अप अवे फ्रॉम एमएचसी मॉलिक्यूल। थोड़ा सा ऐसा है ना कि कोई पेप्टाइड इसके साथ लगना है तो यहाँ से आता जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। वो तो चलो उनका नेचर के ऊपर है, बट मेन आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कौन बना रहा है, एमएससी क्लास 1 में क्लोज्ड है, 2 में ओपन है, एंड साइज ऑफ अमीनो एसिड विच इज बाइंडिंग विद द क्लास 1 इज 8 to 10, और क्लास 2 के साथ जो बाइंड कर रहा है वो 13 to 18 है, ठीक है। और कुछ एंकर रेजिड्यूज होते हैं जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि जो पेप्टाइड है वो एमएससी क्लास 1 के साथ बाइंड कर सके। जिसे मैं देखता हूँ आपको, एक्चुअली यहाँ पर एंकर रेजिड्यूज का वो नहीं बता रखा है कि कौन सी पोजीशन पे कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पर साइज याद रखना है, क्योंकि ये कई जगह दिया होता है ना कि जो आपका सेकंड पोजीशन है, जब हमने अलग अलग, क्योंकि देखो ना एमएचसी जो आपके अंदर है उसने ही डिफरेंट टाइप ऑफ पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने जब बहुत सारे पेप्टाइड्स को एल्यूट करा तो हमने क्या देखा कि कुछ कंजर्व्ड है, कि कुछ पोजीशन है वो कंजर्व्ड है। जैसे मेनली इन्होंने जो सेकंड पोजीशन होती है, जैसे 9 अमीनो एसिड का ना, सेकंड पोजीशन पे मेनली दिखा रखा है ग्लाइसिन और टायरोसिन, मतलब सेकंड पोजीशन में मेनली ग्लाइसिन और टायरोसिन होता है। और नाइन्थ पोजीशन पे दिखा रखा है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन या वैलिन, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोफोबिक ही होते हैं, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन या वैलिन। मतलब ये स्पेसिफिकली जो अमीनो एसिड्स हैं ये मेनली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत जितने भी पेप्टाइड्स हैं, आप देखो ना पेप्टाइड्स का नंबर तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 की बात करो। क्लास 1 में भी हम देखेंगे कि एक पर्सन के अंदर कितने क्लास 1 वाले भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और उनको ही सारे पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ग्लाइसिन, और जैसे आपने कहा ना कि जो पेप्टाइड है वो 9 अमीनो एसिड का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो साइंटिस्ट ने देखा तो ज्यादातर जो पेप्टाइड्स उन्होंने एमएचसी क्लास 1 से अलग करे, तो उन्होंने क्या देखा कि सेकंड पोजीशन पे मेनली ग्लाइसिन टायरोसिन है, और नाइन्थ पोजीशन पे या तो ल्यूसिन होता है या आइसोल्यूसिन होता है या वैलिन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्लास 1 एमएचसी और पेप्टाइड इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। वगैरह जो बाउंड पेप्टाइड्स को हमने आइसोलेट करा डिफरेंट क्लास 1 मॉलिक्यूल से, दे हैव बीन फाउंड टू हैव टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर। पहली बात, 8 से 10 अमीनो एसिड थे लेंथ में, मोस्ट कॉमनली 9, एंड दे कंटेन स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेजिड्यू दैट अपीयर टू बी एसेंशियल फॉर बाइंडिंग टू ए पर्टिकुलर एमएचसी मॉलिक्यूल। जो मैंने आपको बताया कि सेकंड और नाइन्थ पोजीशन पे वो मॉलिक्यूल थे जो असेंशियल थे, ठीक है। बाइंडिंग स्टडीज हैव शोन दैट नोनामेरिक पेप्टाइड्स bind to class 1 molecule with a 100 to 1000 fold higher affinity than two peptides which are either longer or shorter। मतलब 8 अमीनो एसिड वाला भी बाइंड करता है, 9 वाला भी करता है, 10 वाला भी करता है, लेकिन कहता है 9 वाले की जो एफिनिटी थी एमएचसी के साथ बाइंड करने की, वो 100 to 1000 टाइम्स आपकी क्या थी, हाइयर थी, ठीक है। सजेस्टिंग दैट दिस पेप्टाइड लेंथ इज मोस्ट कंपैटिबल विद द क्लोज्ड एंडेड पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट इन द क्लास 1 मॉलिक्यूल। मतलब 9 वाला जो है वो सबसे ज्यादा बेटर फिट कर रहा है। देखो ना, फिट भी करना चाहिए ना, आपने ये स्टडीज के बेस पे उन्होंने बताया। अब आप देखो ना, अगर एक 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 बहुत बड़ा प्रोटीन है तो यहाँ पर पूरे प्रोटीन को नहीं प्रेजेंट किया जा रहा, ना ही पूरे कोई वायरस को प्रेजेंट किया जा रहा है, आप इस चीज को समझो।
अगर आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में कोई, हमारे सेल के अंदर कोई वायरस गया, ठीक है, उस वायरस में भी, वायरस का जो कोट है वो प्रोटीन का बना हुआ है। उस प्रोटीन, जो पूरा कोट है, उसके भी 8 से 10 अमीनो एसिड को बस दिखाना है, ठीक है, और दैट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम फिर मारेगा। तो यहाँ पर ये नहीं होता है कि बॉडी में वायरस गया है या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया जैसे अब सेल के अंदर नहीं है, वो एक्सोजेनस एंटीजन है। तो बैक्टीरिया के एमएससी क्लास 2 सिर्फ 13 to 18 अमीनो एसिड को प्रेजेंट करेगा, एंड दैट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये हम ये सोचते हैं ना कि पूरे वायरस बैक्टीरिया को दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। उनका एक ऐसा, क्योंकि वो ऐसा पार्ट है जो बेसिकली उन्हीं का है, तो वो सीक्वेंस उन्हीं के अंदर है। हमारे अंदर मान लो वो सीक्वेंस होता ही नहीं है। उतने पेप्टाइड तो हमारे अंदर भी है, बट वो जो सीक्वेंस है उसको एमएससी क्लास 1 या 2 प्रेजेंट करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये लिखा ना, द एबिलिटी ऑफ क्लास 1 मॉलिक्यूल टू बाइंड टू ए डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ पेप्टाइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम और सिमिलर अमीनो एसिड रेसिड्यू एट सेवरल डिफाइंड पोजीशन अलोंग द पेप्टाइड। जैसे सेकंड और नाइन्थ वाली हमने कह दिया यही होता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से वो एमएससी क्लास 1 के साथ बाइंड कर पा रहा है। बिकॉज दीज अमीनो एसिड रेसिड्यूज एंकर द पेप्टाइड इनटू द ग्रूव ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंकर रेसिड्यूज। एंकर रेसिड्यूज मैंने आपको कौन से बताया, जो सेकंड और नाइन्थ पोजीशन के ऊपर है। सेकंड पोजीशन पे मैंने आपको बताया जनरली ग्लाइसिन और टायरोसिन होता है, और नाइन्थ पोजीशन पे वैलिन, ल्यूसिन या आइसोल्यूसिन हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम एंकर रेसिड्यूज की बात कर रहे हैं तो हम एमएससी क्लास 1 के साथ पेप्टाइड की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। आया समझ में? ऐसे ही एमएससी क्लास 2 की बात करें, तो जब हमने पेप्टाइड्स को रिकवर करा जो क्लास 2 के साथ लगे हुए हैं, उसमें 13 to 18 अमीनो एसिड थे, somewhat longer than the non-americ peptide that are most commonly bound to MSC class 1 molecule। क्योंकि जो पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है वो दोनों तरफ से ओपन है, दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। देखो क्या होता है ना, वो इन्हीं लाइंस को, इन्हीं स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। अगर तो आपको सही से याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उल्टा ही करेंगे ना, क्लास 1 की जगह क्लास 2 कर देंगे। जैसे उन्होंने लिख दिया कि टी हेल्पर सेल आर एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड, तो ये गलत है, टी हेल्पर एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फिर ये कि एमएससी क्लास 1 के साथ जो पेप्टाइड बाइंड करता है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसने लिख दिया 13 to 18, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि इसके साथ तो 8 to 10 लगता है। ठीक है, ऐसे ही एंकर रेजिड्यूज की बात मेनली हम कहाँ पर करते हैं, एमएससी क्लास 1 के साथ जो पेप्टाइड बाइंड करता है। लेकिन जो क्लास 2 के साथ बाइंड करते हैं जनरली, उसमें वो लिखा था ना एंकर रेजिड्यूज, तो जैसे थ्रू आउट ही है, या आप उसमें ऐसा बोलते ही नहीं हो। यहाँ पर उसने क्या लिखा है, the peptides that bind to class 2 molecule often have internal conserved motifs, but unlike class 1 binding peptide, they lack conserved anchor residues। उनके अंदर conserved anchor residues नहीं होते। इन एडिशन 30% ऑफ द पेप्टाइड्स जिनको हमने क्लास 2 से एल्यूट करा, उनमें प्रोलिन था सेकंड पोजीशन पे, और एक क्लस्टर ऑफ प्रोलिन था कार्बोक्सी टर्मिनल एंड पे। ठीक है, क्या क्या था, एक तो प्रोलिन था पोजीशन 2 पे, एंड अनदर क्लस्टर ऑफ प्रोलिन्स एट कार्बोक्सी टर्मिनल एंड। ठीक है, तो क्लास 1 के साथ जो पेप्टाइड बाइंड कर रहे हैं उसकी लेंथ याद रखनी है, क्लास 2 के साथ आपको याद रखनी है। अब देखो, अब हमें ये क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल एग्जिबिट वेरिएशन इन द रीजन दैट बाइंड टू पेप्टाइड। ठीक है, जैसे अब कह रहे हैं कि अगर तो हम पॉपुलेशन को स्टडी करें, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एमएससी वाली जीन्स क्या हाईली पॉलीमॉर्फिक है। सेवरल हंड्रेड डिफरेंट एलिलिक वेरिएंट्स ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, वो सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करता है। एक पर्सन के अंदर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास 1 होते हैं और 12 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास 2 होते हैं, और इतने ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे एंटीजन पेप्टाइड को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक जो, मतलब देखो ना, अगर आपने कह दिया कि जो क्लास 1 तो 6 ही है,
एंटीजेनिक पेप्टाइड्स मान लो आपके 1,000 हैं, 10,000 हैं, वो तो जितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट पेप्टाइड्स कैन बाइंड टू ए वन एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल। जैसे 6 ही डिफरेंट टाइप है ना क्लास वन की, तो पेप्टाइड्स आप कह रहे हो 1,000 टाइप के हैं, 2,000 टाइप के हैं। तो यहां पर उसने लिखा है ए गिवन एमएचसी मॉलिक्यूल कैन बाइंड डिफरेंट पेप्टाइड्स एंड सम पेप्टाइड्स कैन बाइंड टू सेवरल डिफरेंट एमएचसी मॉलिक्यूल। जैसे कई बार तो ये हो सकता है कि एक एमएचसी के साथ बड़े सारे पेप्टाइड लग सकते हैं, या जो एक पेप्टाइड है वो भी अलग अलग एमएचसी के साथ लग सकता है। ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि ये तो ब्रॉड है ना, ये यूनिक नहीं है। जैसे एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक फॉर एपिटोप, बट एमएचसी आपने कह दिया सिर्फ 6 टाइप के हैं, और आपने कह दिया मेरे पास 10,000 टाइप के पेप्टाइड है, तो क्या होगा? तो एक एमएचसी को, मतलब वैसे अब देखे 1500-1600 पेप्टाइड्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, क्या पता कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। अब ये थोड़ा है कि 6 एमएचसी है तो पेप्टाइड 6 ही है। ठीक है। जैसे एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक फॉर एंटीजन, बट जो एमएचसी और पेप्टाइड के बीच की जो इंटरेक्शन है उसको जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमिस्कस। ठीक है। उसके लिए हम एक वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोमिस्कस। क्योंकि ये जो उसने लाइन लिखी, एक एमएचसी अलग अलग पेप्टाइड के साथ बाइंड कर सकता है, और कुछ पेप्टाइड डिफरेंट एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है एमएचसी और पेप्टाइड के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिस्कस। क्या बोलते हैं हम आपका, प्रोमिस्कस। मतलब वैसे एलिलिक वेरिएंट्स 100 है, बट एक पर्सन के अंदर एमएससी क्लास वन सिर्फ 6 टाइप का होगा और एमएससी क्लास टू 12 टाइप का। अब वही बात होगी ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अब दूसरे पर्सन से हम मैच कर रहे हैं, तो क्या पता अब क्लास वन वाले भी थोड़े से मैच कर गए, क्लास टू वाले भी मैच कर गए। अब वो देखना पड़ेगा ना कितने मैच कर रहे हैं। एक के अंदर मतलब 18 है, एमएससी क्लास वन की 6 टाइप है, टू की 12 है। तो अब वो 18 में से हम देखते हैं कि दूसरे वाला है, जब हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या वी आर लुकिंग फॉर ए डोनर और एक रेसिपिएंट जिसको ऑर्गन चाहिए, तो डोनर का हम देखेंगे ना कि उसका क्या, उसका एमएचसी प्रोफाइल क्या है, कि डोनर और जो रेसिपिएंट है। क्योंकि देखो आपने तो सिर्फ 100 से लिखे है ना, 100 ही टाइप के वेरिएंट्स है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत कितनी बड़ी है ना वो, तो उसमें तो कितने लोग हैं। लेकिन एलिलिक वेरिएंट 100 ही टाइप के हैं। तो 100 में से ये होता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे ना उनके 18 सेम होंगे, वो भी जो मोनोजाइगोटिक होंगे। अदरवाइज ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तभी कहा जाता है ना, जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स में एक हैप्लोटाइप तो फादर से ही आया है, एक मदर से आया है। तो जो मतलब अगर मान लो बच्चे को किडनी चाहिए या पेरेंट्स को चाहिए, जो भी केस हो सकता है, तो उनमें मैच होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि 50% तो बच्चे के अंदर मदर से ही आया है, एक हैप्लोटाइप तो मदर के साथ 50% मैच तो हो ही गया। बाकी ये देखना पड़ेगा कि जो और कितना मैच मदर के साथ कर सकता है। ठीक है। तो तो ये इसमें हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो एमएससी क्लास वन और टू जो है, दे एग्जिबिट वेरिएशन इन द रीजन। तो इसका मतलब क्या है ना, जो 6 डिफरेंट टाइप है, 12 है, उनके अंदर कुछ ना कुछ रीजन में डिफरेंस है। दैट इज वाई दे आर बाइंडिंग विद डिफरेंट पेप्टाइड्स। ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है। आया क्लास वन क्लास टू में समझ कुछ? हम्म। पढ़ा हुआ ये? ठीक है। देखो सिंपल से क्वेश्चन तो ये आएंगे, क्लास वन क्या क्या होता है, टू क्या होता है, थ्री क्या होता है। जैसे एक टर्म्स आ जाती है, हैप्लोटाइप क्या होता है आपका, जो माइस के अंदर हम इस कॉम्प्लेक्स को H2A कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ह्यूमन में HLA कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर आपका स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कौन बनाता है आपका, किस टाइप का पेप्टाइड क्लास वन से बाइंड करता है, किस टाइप का पेप्टाइड क्लास टू से बाइंड करता है। ठीक है। और बाकी तो एंकर रेजिड्यूस का कंसेप्ट है। और ये जो थोड़ा सा मैंने आपको पाथवे बताया कि, तो क्लास वन और एंटीजन की बाइंडिंग कहां पर होती है, ER में। अब क्लास टू के साथ एक इनवेरिएंट चेन लगी होती है, और जब तक वो इनवेरिएंट चेन लगी हुई है तब तक एंडोजिनस एंटीजन जो है वो आपका एमएससी मॉलिक्यूल के साथ जाके नहीं लग सकता। ठीक है। तो ये हो गया आपका एमएससी क्लास वन एंड टू।